नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति अगर शुचितापूर्ण हो, ईमानदार हो, सच्चाई के साथ चलती हो तो यकीन मानिए उस देश की अर्थव्यवस्था भी उन्नत होकर ऊंचाइयों को छूती है। लेकिन जब हमारी राजनीति गर्त में चली जाए तो आप यकीन मानिए अर्थव्यवस्था के जो आईने आपको दिखाए जाते हैं वो भी लोहे के ऊपर सोने का वर्क चढ़ा होता है। अगर आप उसकी परत को कुरिद कर देखेंगे तो उसके नीचे आपको सिर्फ जंग लगे लोहा मिलेगा, यानी कि रस्टेड आयरन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं बात असमानता की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कुछ और पैरामीटर की नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक डोमेन की कर रहा हूं कि जो इकोनॉमिक डोमेन और पॉलिटिकल डोमेन ये आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, जिस देश के अंदर सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य बिगड़ जाता है, इसको आज बहुत क्लियर शब्दों में कुछ बहुत प्रमुख अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स ने अपने एडिटोरियल्स में कहा है कि आपकी चमक, दमक, ग्रोथ सब अधूरी है अगर आपके सामने जो संभावित खतरे हैं, जहां सामाजिक रूप से बिखरता हुआ ताना बाना हो, तो यकीन मानिए आने वाले दिन बहुत कठिनाई भरे होंगे। क्योंकि जो देश अंदर से बट जाता है उसकी ना केवल राजनीति बढ़ती है, उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाती है और वो गर्त में जाना शुरू हो जाता है। आज मैं बात करूंगा कैसे मोदी जी की अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थनीति को ध्वस्त किया। मेरा एक पेट वाक्य है और कई लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और मेरा वो पेट वाक्य है जो मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में भी कहा, कई बार भाजपा के नेताओं से भी मैंने ये बात की, और मैंने कहा मेरा यह मानना है कि अर्थव्यवस्था हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। तो कहते हैं कि सीढ़ियों से। मैंने कहा जी हां, आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आज 1 है तो कल 10 और परसों 100 ना। ये लिफ्ट नहीं कि बटन दबाया 1 से 10 पे गए और 10 से 50 पे गए। ये कोई बुर्ज खलीफा की लिफ्ट नहीं है। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं। एक एक स्टेप हम इंप्रूव करते हैं, तब कहीं जाके हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि जैसे कि बेस कैंप से जब आप एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं, कहते हैं वो पेरेटो प्रिंसिपल है 80-20 का, कि आपको 80% सफलता के लिए सिर्फ 20% मेहनत की जरूरत है। लेकिन उसके ऊपर का जो कठिन पार्ट है, जो आपको दिखाई देता है बेस कैंप से लेके टॉप का, जहां पर मुश्किल से 4-5 हजार फीट बचता है, नीचे का 20,000 फुट तो बहुत जल्दी कवर होता है, लेकिन उसके लिए आपको 80% का स्टेमिना चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था जो है वो आखिरी, वो जो क्या कहते हैं ना 4,000 फुट की ऊंचाई एवरेस्ट की, ये उसके बराबर होती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे और कुछ डेटा भी देंगे, लेकिन इससे पहले आज मेरे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं वो तीनों ही अर्थशास्त्री हैं। हालांकि आपने उन सब को देखा जाए तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, एक सोशल एनालिस्ट के रूप में भी देखा है, लेकिन आज वो तीनों एक अर्थशास्त्री की भूमिका में भी हैं, और जो लिंकेजेस क्रिएट होती हैं खास तौर से जो कहते हैं कि राजनीति के साथ, उसके बारे में भी उनके पास जो जानकारियां हैं वो बहुत सूक्ष्म हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का, डॉक्टर हरि देसाई जी का और हिमांशु भायाने जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शॉर्ट में कुछ डेटा रखना चाहूंगा कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी, उसका आईना, कि वो क्या हो रहा है। एक छोटी सी कुछ स्लाइड्स हैं, आपको दिखाता हूं दर्शक मित्रों। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ, बहुत बड़ा आईना दिखाया जाता है। मनमोहन सिंह के 10 साल, इनके 10 साल का एवरेज है 7.06% जीडीपी ग्रोथ का। 10 साल का इंडिविजुअली हर साल का यहां पर जीडीपी ग्रोथ दी हुई है, और जो टोटल आता है 10 साल का एवरेज 7.06%। हालांकि ये बात सच है कि जो पहले 5 साल थे उनके बहुत अच्छे थे, और जो दूसरे 5 साल है वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे जितने दिखाए जाते हैं। मोदी जी के 10 साल, 9 साल की ग्रोथ हमारे पास आ चुकी है, लेकिन 10वें साल को मैंने, हालांकि एक्सपेक्टेड 6.2%, 6.1% है, लेकिन मैंने अपने इस डेटा के अंदर 10वें साल की ग्रोथ भी 7% पकड़ी है। मैंने 6.1, 6.2 नहीं लिया है। मुझे मालूम है कि वो 7% क्रॉस नहीं करेगा, वो अपर लिमिट है। मैंने 7% अपर लिमिट लिया है।
मोदी जी के 10 साल की ग्रोथ 5.8%, एग्जैक्टली मनमोहन सिंह से 1.25% कम। आप सोचिए, बहुत बड़ा गैप है ये। यहां पर अगर बड़े स्कोर में दिखाऊं, लास्ट 10 ईयर्स में मनमोहन सिंह 7.06%, नरेंद्र मोदी 5.8% फॉर 10 ईयर्स, इट इज नॉट फॉर 9 ईयर्स। इंडिया का डेट 55 लाख करोड़ 2014 के अंदर, पिछले साल 155 लाख करोड़। ये दो स्लाइड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। लेकिन इस साल जो डेट और बढ़कर 173 लाख करोड़, जो कि 31 मार्च 2024 में होगा, ये सरकार के डेटा है, मेरे नहीं। तो 55 लाख करोड़ से 173 लाख करोड़ का हमारा कर्जा 117 लाख करोड़ मोदी जी ने 10 साल में लिए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, जबकि उसके पहले के 65 सालों में 55 लाख करोड़ है। दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप। 43 पैसा जो इंडिया का रेवेन्यू है, जो अर्न होता है, वो हमारा इंटरेस्ट रीपेमेंट के अंदर जाता है या रीपेमेंट में जाता है। थोड़े दिनों में ये डेट ट्रैप ऐसा होगा कि 50% पे चला जाएगा, क्योंकि एक भी बुरा साल अगर इकोनॉमी के अंदर आता है तो वो 3-4 साल आने वाले जो है उन्हें खराब करके चला जाता है और आपकी ग्रोथ नहीं मिलती है। अभी ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर है तो आपको ये 43% देने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस टाइम जरा सा एक ड्रॉप आया, वहीं पर ये बढ़कर 50-55% पे जाएगा और वहां से दिक्कतें स्टार्ट होती है। कुछ डेटा जो अभी लेटेस्ट मेरे पास आए हैं जुलाई के, इन्फ्लेशन, महंगाई 7.44%। इसका अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो शहरों के अंदर जो महंगाई है 7.63% और शहर और गांवों में 7.2%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लास्ट ईयर 1.3%। जुलाई एक्सपोर्ट्स डाउन टू 32 बिलियन, हम वापस से 2014 के फिगर पे चले गए हैं। इंपोर्ट्स एट 52 बिलियन। इसका मतलब है कि अगर हर बिलियन जो नीचे जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो चाहे इंपोर्ट में हो, उसके साथ जुड़े होते हैं मिलियंस ऑफ जॉब, लाखों नहीं मिलियंस, और वो भी चले जाते हैं। एक्सपोर्ट टारगेट और 900 बिलियन, यानी कि सर्विसेज और खासतौर से क्या कहते हैं कि गुड्स का, मुझे लगता है चंद्रमा को प्राप्त करने जैसा है ये, क्योंकि हम किसी भी हालत में $400 बिलियन इस साल गुड्स में एक्सपोर्ट नहीं, टारगेट क्रॉस नहीं करेंगे, और उसके ऊपर मुश्किल से 200-250 बिलियन डॉलर हमारा उसका होगा, क्या कहते हैं कि सर्विसेज का। तो हम 650 और 700 के बीच में आएंगे, जो लास्ट ईयर था उससे भी कम होंगे, लेकिन इनका टारगेट 900 बिलियन का है, नहीं हो सकता। भारत के प्रोजेक्ट तिलहन और दलहन, यानी कि खाने के तेल और दालों के प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। हमारे हालात ये हो गए हैं कि हमें ऑलमोस्ट 40-60% जो खाने का तेल है और दालें हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसमें कोई कमी नहीं आई है। और तो और मिल्क की शॉर्टेजेस महसूस की जा रही हैं, और सरकार का स्टेटमेंट है कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हालात यही रहे तो। और 1-1.5 साल के अंदर जो दूध के दाम है 42-43 रुपए से बढ़कर 60 से 70 रुपए लीटर इस टाइम मार्केट में है। व्हीट शॉर्टेज, ये तो कई दशक में कभी नहीं हुआ कि भारत व्हीट आयात करे। 2016-17 में एक बार एक्सेप्शनल कंडीशन आई थी, हमें आयात करना पड़ा था, अदरवाइज हम पूरे के पूरे सेल्फ सफिशिएंट थे चावल और खास तौर से व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर। लेकिन हम इतनी गलत पॉलिसी बनाई है हमने, खास तौर से फर्टिलाइजर के बारे में, उसमें पैसा लगाने के बारे में, कि आज हमें $9 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है रशिया से, क्योंकि हमें 27 मिलियन टन चाहिए मार्केट के लिए और 5 किलो फ्री अनाज देने के लिए, और हमारे भंडार में 30 मिलियन टन है। सिर्फ 3 मिलियन टन ज्यादा है। एक्चुअली 3 मिलियन टन है नहीं, ये धोखा है आंखों का, क्योंकि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं पेपर पे वो है ही नहीं है, और उसमें से आधा माल चूहों का खाया हुआ है। तो सरकार पैनिक में है। तो 9 बिलियन टन पहली खेप के रूप में रशिया से इस महीने मंगाया जा रहा है। रुपया ऑलरेडी 83 रुपीज $1 पे पहुंच चुका है। ये यहां पर, ये थोड़ा इसको ब्रॉड में मैंने यहां पर दिखाया है। एक थोड़ा सा बिल्कुल अलग डेटा और दूं, इंडिया कहां स्टैंड करता है। अब तक 919 नोबेल प्राइजेस दुनिया में मिले हैं, इंडिया को सिर्फ 11 नोबेल प्राइज आज तक मिले हैं। साइंस में सिर्फ 1 नोबेल प्राइज मिला है सीवी रमन के रूप में। उसके बाद कभी भी इंडिया को साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में कभी कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। एक और ऐसा डेटा जो कि आपको चौंका देगा, जो हमारे यहां कहा जाता है ना कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी और हमारा भारत कितना महान था, उसका डेटा देखिए। 919 नोबेल प्राइज में से आज तक 211 नोबेल प्राइज ज्यूस को मिले हैं। ये डेटा शायद पहली बार मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं, लोगों को चौंकाएगा कि भारत के सिर्फ 11
और ज्यूज इतनी छोटी कम्युनिटी है, उसको 919 नोबेल प्राइजेस में से 211 नोबेल प्राइज मिले आज तक का, और भारतीयों के नाम पर पिछले 3 साल में कोई भी इन्वेंशन नहीं है। छोटा मोटा एक्सेप्शन छोड़ दो सीवी रामन साहब का, या कुछ और होगा। मैंने सोचा आप तक कुछ डेटा मैं पहुंचाऊं और तब मैं बात करूं। ये थे कुछ मेरे ओर से एक मिनी इकोनॉमिक डेटा, महंगाई के भी, व्हीट इंपोर्ट के भी, एक्सपोर्ट के भी, इंपोर्ट के भी। हालांकि पृष्ठभूमि लंबी हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आता हूं। आप अर्थशास्त्री भी हैं। स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं, और मैंने जीडीपी के डेटा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी त्रिवेणी ABC, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शरी डेटा, वो मिलकर जीडीपी ही तो बनाएंगे, और क्या हो सकता है। लेकिन जहां मनमोहन के 7.06%, मोदी के 10 साल 5.8%, और बाकी डेटा आपके सामने। आपसे एक ओवरव्यू चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हमारी सरकार धर्म प्रेमी सरकार है, भगवान पे बहुत भरोसा करती है, और लगता है कि हमारी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और ये समझा है कि ऑटो पायलट मोड में इकोनॉमी चलती रहेगी, अर्थव्यवस्था को क्या चलाने की जरूरत है। जो लोग पैदा हुए हैं वो कुछ काम करेंगे ही, वो सर्विसेज लेंगे या सर्विसेज देंगे, उससे सरकार को टैक्स मिलेगा ही। लेकिन आप देखिए कि अर्थव्यवस्था में अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि हमारा उद्धार हो सके। आप देखिए, इंडस्ट्री अपनी क्षमता का केवल 66%, एक आंकड़ा मुझे मिला है, वो केवल क्षमता का 66% ही उपयोग में आ रहा है। MSME की बात करें तो वहां भारी नुकसान की जद में है। इक्विटी मार्केट में लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई क्षमता, हमारी उत्पादकता उसमें बढ़ नहीं रही है। व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। हमारी सरकार को लगता है कि जो कुछ होगा ऑटो पायलट मोड में हो जाएगा और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारी सरकार को जो सोचना चाहिए, जो करना चाहिए, वो कर नहीं रही है। अब इकोनॉमी को लेकर देखिए, इन्फ्लेशन का रेट 2 दिन पहले जो आया, जुलाई का आंकड़ा आया 7.44%, जो पिछले 15 महीनों का सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे बड़ा इन्फ्लेशन रेट है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की में जो कमी हो रही है, उससे जो लोगों की नौकरियां जा रही है। एक और बात मुझे बहुत चिंताजनक लगती है, वो ये कि हमारी सरकार आंकड़े सही सही प्रस्तुत नहीं करती। एक तो आंकड़े छुपाती है, जो आंकड़े दिखाने चाहिए वो दिखाती नहीं, छुपाती है, और जो आंकड़े दिखाने चाहिए वो दिखाने को मजबूर है, वो आंकड़े सही नहीं दिखाते। आप कल्पना कीजिए कि एक कृषि पर निर्भर देश, हमने स्कूल में, कॉलेज के दिनों में हमेशा निबंध का पहला वाक्य यही लिखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे देश में तिलहनों की कमी है, दलहन की कमी है, वो देश अनाज इंपोर्ट कर रहा है, वहां मिल्क की शॉर्टेज है। इस बारे में जब निर्मला सीतारमण जी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ लोगों ने अब मिलेट्स खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं कि हमारी अनाज की कमी है, लोग मिलेट्स खा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे हमारे यहाँ अन्न की कमी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी सरकार का कहना है। रुपए की जो बदहाली पिछले दिनों हुई है, और अब जो 83 रुपए का $1 हो गया है, उसका रुपए का इतना महंगा होना हमारे एक्सपोर्ट पे, हमारे इंपोर्ट पे क्या असर डालता है, ये बात कही नहीं जा सकती। और मूल बात यह कि हम जो बात करते हैं, हमारी सरकार जो बात करती है, वो कई बार तो बहुत ही अचरज भरी बात होती है कि सरकार कैसी बात करती कि, लेकिन अब जो है सरकार के पास बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने का वक्त, लेकिन ये सरकार बड़े और कड़े फैसले लेना नहीं चाहती। ये मंदिर मस्जिद में उलझाए रखना चाहती है, और ये दावा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी कि हम दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे हम। इस बार उन्होंने 15 अगस्त पर लाल किले से ये नहीं कहा कि हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की होगी, वो आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे और अगले 25 साल के सपने दिखा रहे हैं। तो लगता है कि हम किस दुनिया में हैं। हमारे नेता क्यों नहीं कुछ स्ट्रक्चरल ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ का स्ट्रक्चर बदलने के बारे में कुछ सोचते हैं? क्यों नहीं कोई ऐसा फैसला लेते हैं कि जो सब लोगों का भला हो? वैसे मेरी निजी राय है कि इस देश में इकोनॉमी जो बची हुई है वो दो कारणों से बची हुई है। एक सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी को, हमें डूबने से, हम अभी गले गले तक डूबे हैं, ये पानी सिर के ऊपर चला जाता अगर हमारा सर्विस सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक काम नहीं कर रहा होता। एक, और दूसरा हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रेहड़ी वाले हैं, छोटे किराने वाले हैं, फल वाले हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों ने इस देश की इकोनॉमी को बचा के रखा है। लेकिन ये सरकार उन लोगों पर भी लगातार प्रतिबंध लगाते जा रही है। आगे आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि हाईवेज के किनारे ढाबे नहीं खुल पाएंगे। आप ये देखेंगे कि छोटे मोटे गैरेज में लोग गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कोई अपने घर में अगर नमकीन बनाता है, फरसाण बनाता है, तो वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा नियम कानून लाद दिए हैं स्वास्थ्य के नाम पर, स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां काम करें और छोटा आदमी, छोटा कारोबारी उनके यहाँ नौकरी कर सके। तो इतने सारे दिक्कतें मैं एक आम व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, और मुझे लगता है कि इस देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो काम करने चाहिए सरकार को, वो हो तो नहीं रहे। और निर्मला सीतारमण जी संसद में खम ठोक कर कहते कि देखिए हमारा जीडीपी इतना बड़ा है और हम सबसे आगे जाएंगे। और अभी भी इस देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो मानता है कि अगर इस देश में कुछ बुरा हुआ है, हमारी इकोनॉमी में कुछ बुरा हुआ है, तो उसका कारण मोदी जी नहीं है, उसका कारण इस सरकार का कुप्रबंधन नहीं है, बल्कि कोरोना है। कोरोना ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। ये बात हमेशा कहते हैं, ये भी कहते जाते हैं कि कोरोना ने तो इटली और यूएसए की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, तो हम क्या चीज हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बार बार ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन हम एक ऐसी गर्त में जा रहे हैं जहां हमें उबरने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सपने हमें दिखाए जा रहे हैं वो सपने बहुत बुरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे, और उन सपनों को मरते हुए देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, दिनेश जी। जी।